हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली जीएस मास्टर क्लास। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग बिहार स्पेशल जीएस के कुल लगभग 25 से ज़्यादा प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। देखो फ्रेंड्स, जो आपका सिलेबस है बिहार शिक्षक भर्ती के लिए, उसमें जो आपका यहाँ पर भाग 2 है ना, उसमें 40 प्रश्न जीएस से आएंगे। ठीक है, तो ये जो स्पेशल जीएस हैं ये इसी भाग 2 पर आपके ओरिएंटेड हैं और एग्ज़ाम में इससे संबंधित कई सारे प्रश्न आपको डायरेक्टली देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल आप लोग जो है इस क्लास को पूरा देखिएगा, इसके बिल्कुल मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और आपको ये भी बता दें कि ये टेस्ट पेपर नंबर 2 है। टेस्ट पेपर नंबर 1 का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर पहला टेस्ट भी लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन होगा कि बिहार में किस वर्ष तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। तो टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है कब तक। देखो फ्रेंड्स, बिहार में टीबी उन्मूलन का लक्ष्य वही है जो कि भारत में रखा गया है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विश्व में टीबी उन्मूलन का जो लक्ष्य है, ठीक है, उससे पहले ही ये लक्ष्य हमें पूरा कर लेना है। तो दुनिया में टीबी उन्मूलन का जो लक्ष्य है वो 2030 है, ये वैश्विक लक्ष्य है। लेकिन बिहार में और भारत में टीबी उन्मूलन का जो लक्ष्य है वो 2025 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन होगा, जनवरी 2023 में बिहार के नए महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो बिहार के जो नए महाधिवक्ता बने हैं, इनकी नियुक्ति कब हुई है? जनवरी में हुई है। इनका नाम क्या है? तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ऑप्शन है उसमें सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी, यानी कि पीके शाही। तो पीके शाही जो हैं वर्तमान में बिहार के नए महाधिवक्ता हैं, महाधिवक्ता, और इनकी जो नियुक्ति हुई है वो 2023 जनवरी में की गई थी। अगला क्वेश्चन आपका होगा, बिहार में कितने शहरी स्थानीय निकाय हैं। ये प्रश्न अभी हाल ही में पूछा गया था बिहार में और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने शहरी स्थानीय निकाय हैं, इसका आंसर आपको बताना है। और फ्रेंड्स, इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी। याद रखिएगा कि कुल मिला के 251 शहरी स्थानीय निकाय हैं। कहाँ पर? बिहार में। तो बिहार में शहरी विकास की समग्र जिम्मेदारी किस पर है? तो नगर विकास और आवास विभाग की जिम्मेदारी होती है कि शहर में जो भी विकास से संबंधित कार्य हैं उसको ये पूरा करें। हाल ही में किस नगर निगम ने कैश फॉर वेस्ट योजना की शुरुआत की है। अब ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस नगर निगम में, पटना के किस नगर निगम ने कैश फॉर वेस्ट योजना की शुरुआत की है। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी, यानी कि पटना नगर निगम ने कैश फॉर वेस्ट योजना को स्टार्ट किया है। और वेस्ट टू वेल्थ, यानी कि जो आपका कचरा है उससे धन विषय पर काम करते हुए पटना नगर निगम ने हाल ही में स्थापित मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी में आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना को स्टार्ट किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में कहां पर जीएसटी ट्रिब्यूनल बेंच खोलने की सरकार की योजना है। बिहार में एक जीएसटी ट्रिब्यूनल बेंच खोला जाएगा। इसके बाद बिहार हाई कोर्ट में जो लोग जाते थे जीएसटी से संबंधित मुद्दों के लिए, अब वो इसी ट्रिब्यूनल में जाएंगे जिसका नाम है जीएसटी ट्रिब्यूनल बेंच। और इसको खोला जाएगा फ्रेंड्स कहाँ पर? तो पटना में इसे खोला जाएगा। कहाँ पर? पटना में। तो बिल्कुल आप इसे याद रखिए कि पटना में इसे खोला जाएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। और देखो, जीएसटी ट्रिब्यूनल में कुल 4 सदस्य होंगे, इसमें 2 न्यायिक होंगे और 2 तकनीकी होंगे। अगला क्वेश्चन है, बिहार के कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से कितने कलाकारों को सम्मानित किया गया है। तो इनकी संख्या कुल 4 है। देखो फ्रेंड्स, ऑल ओवर इंडिया के लेवल पर जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसमें बिहार के 4 लोग शामिल हैं। आपको बताना चाहेंगे कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने बिहार के सुमन कुमार, भरत सिंह भारती, गणेश प्रसाद सिन्हा और रघुवीर मलिक सहित देश के कुल 84 कलाकारों को 16 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो याद रखिएगा कि कुल मिला के 84 कलाकारों को ये पुरस्कार मिला है, जिसमें बिहार के 4 कलाकार शामिल हैं। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड किसने दिया था? उपराष्ट्रपति के द्वारा इसे सितंबर माह में नई दिल्ली में दिया गया। सितंबर 2023 में देश की सबसे बड़ी लॉन्ड्री सुविधा का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? देश की सबसे बड़ी लॉन्ड्री सुविधा ये खोली गई है कहाँ पर? बिहार में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। तो बिहार में कहाँ पर? 15 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, जिसको कहेंगे आप NMCH में देश के सबसे बड़े एकीकृत लॉन्ड्री सुविधा की शुरुआत की है, उद्घाटन किया है। प्रतिदिन की क्षमता इसकी होगी 12 से 14 टन। कितनी? 12 से 14 टन। नेक्स्ट है आपका,
जीविका दीदी की रसोई, ये पूरा नाम है जीविका दीदी की रसोई। ये एक योजना है, इसकी शुरुआत कहाँ पर की गई है? तो फ्रेंड्स इसकी शुरुआत की गई है बिहार में। आपको पता होना चाहिए कि जीविका दीदी की रसोई जो योजना है, इसके अंतर्गत जो अस्पताल हैं उसमें जो मरीज एडमिट होते हैं उनको जो है भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। तो 4 सितंबर को उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने राज्य के 2 मेडिकल कॉलेजों के साथ 4 अनुमंडलीय अस्पतालों में मरीजों के लिए जीविका दीदी की रसोई कार्यक्रम को लॉन्च किया। बिहार में कुल 106 जीविका दीदी की रसोइयों को संचालित किया जा रहा है वर्तमान में, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन होगा कि हमारी गौ माता हमारा दायित्व योजना का संबंध किससे है? हमारी गौ माता हमारा दायित्व, ये जो योजना है फ्रेंड्स, इसका संबंध बिहार से नहीं है, उत्तर प्रदेश से भी नहीं है, इसका संबंध है झारखंड से। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट है, हमारी गौ माता हमारा दायित्व। ठीक है, और इस योजना में क्या होगा कि गौशाला में जो गौवंशीय पशु हैं तो उनको गोद लेने के बारे में यहाँ पर शुरुआत की जा रही है कि लोग उनको गोद लें ताकि उनको जो है मतलब भोजन मिल सके और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकें। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट में आएगा, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के 1/3 आरक्षण का प्रावधान करता है? तो दोस्तों ये जो 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया है लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए, ये होगा आपका 106वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, इसका पूरा नाम होगा संविधान संशोधन अधिनियम 2023 और क्रम इसका है 106वां। तो देखो यहाँ पर राष्ट्रपति ने 28 सितंबर 2023 को 106वें संविधान संशोधन अधिनियम 2023 को मंजूरी दे दी है। तो इसके बाद ये कानून बन गया। संसद में इसे 128वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया गया था। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो विधेयक होता है ये अलग होता है, अधिनियम अलग होता है। ये 106वां संविधान संशोधन अधिनियम बन गया है, लेकिन विधेयक था ये 128वां। ठीक है, और इस विधेयक का नाम क्या था? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इसको नाम क्या दिया गया है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। वर्तमान में लोकसभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी है, यानी कि वर्तमान में लोकसभा में जो कुल महिला सांसद हैं उनकी संख्या कितनी है? तो आंसर इसका बनेगा 82। कुल मिला के 82 सांसद हैं। ठीक है, तो लोकसभा में कुल 82 महिला सांसद हैं। अगर देखा जाए तो ये परसेंटेज बनेगा 15.2 का, और राज्यसभा में कुल 31 महिलाएं हैं, परसेंटेज बनेगा 13% का। नुआखाई महोत्सव का संबंध किससे है? तो बिहार से समझ रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा, मध्य प्रदेश भी नहीं, झारखंड भी नहीं। सही जवाब है नुआखाई महोत्सव, ये ओडिशा से संबंधित है। नुआखाई का मतलब होता है कि नया खाना, और आप जानते हैं कि जो चावल की फसल तैयार होती है उसी का यह महोत्सव है, और मुख्य रूप से ये चावल से संबंधित उत्सव है और एक वार्षिक फसल महोत्सव के रूप में इसे मनाया जाता है। बिहार का जो ओडिशा का जो पश्चिमी एरिया है उसके साथ साथ जो ये आपका झारखंड है, झारखंड का सिमडेगा जो क्षेत्र है, वहाँ पर ये नुआखाई महोत्सव काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो नुआखाई राज्य में एक वार्षिक फसल उत्सव है। अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया? बर्ड रिंगिंग स्टेशन ये खोला गया है बिहार में। ये भारत में तो चौथा होगा लेकिन बिहार में पहला है। तो बिहार में किस स्थान पर खोला गया है? भागलपुर, सारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन ए, यानी कि भागलपुर में इसे खोला गया है। तो ये भारत का चौथा बर्ड रिंगिंग स्टेशन है। इसके पहले तमिलनाडु में, साथ ही साथ राजस्थान में और ओडिशा में बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोले गए थे। अगला क्वेश्चन होगा, बिहार में ऑपरेशन प्रहार का संबंध किससे है? ऑपरेशन प्रहार, देखो फ्रेंड्स, इसका जो संबंध है वो कोविड-19 टीकाकरण से तो नहीं है, साक्षरता अभियान से भी नहीं है, धूम्रपान निषेध से भी नहीं है, शराबबंदी से है। ठीक है, और ये जो ऑपरेशन प्रहार है इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो याद रखिएगा कि ये काफ़ी पुराना जो है ऑपरेशन है, लेकिन एग्जाम में कई बार इसे पूछा जाता है। सीता माता की सबसे लंबी मूर्ति जिसकी लंबाई होगी 251 मीटर, ये दुनिया की सबसे लंबी मूर्ति है। इसका निर्माण बिहार में हो रहा है। तो बिहार के किस जिले में हो रहा है? मधुबनी, सीतामढ़ी, बोधगया, पटना। तो सीता माता से संबंधित है तो सीतामढ़ी में ही इसका निर्माण किया जा रहा है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। इसमें लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत आ रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? तो बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की जो टैगलाइन है वो क्या है? ब्लिसफुल बिहार। ऑप्शन सी करेक्ट है।
और आपको पता है कि ये जो बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की शुरुआत हुई थी ये 2005 में हुई थी, तो इसको भी आप बिल्कुल याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला ये कहाँ पर शुरू हुआ है और कब शुरू होता है? देखो फ्रेंड्स, ये जो सोनपुर नामक स्थान है ये मतलब एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला यहीं पर लगता है बिहार में। ये पटना से 25-30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये कब शुरू होता है? तो कार्तिक पूर्णिमा को ये स्टार्ट होता है। तो ऑप्शन जो है इसका बी करेक्ट होगा। तो जरूर इसे याद रखिएगा। और आपको बता दें कि मेले को हरिहर मेला क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, हरिहर मेला क्षेत्र। और जो लोकल लोग हैं इसे छत्तर मेला भी कहते हैं, छत्तर मेला। ठीक है, सोनपुर पशु मेला का एक नाम छत्तर मेला भी है और मेले को हरिहर मेला क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। बिहार में प्रसिद्ध मंदारगिरी मंदिर कहाँ पर स्थित है? मंदारगिरी मंदिर है, ये बिहार में है। ये कहाँ पर स्थित है? तो रोहतास, गया, बक्सर या फिर बांका में। आपका देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आंसर बनेगा बांका बनेगा। और ये जो मंदारगिरी मंदिर है इसका संबंध जो 12वें जैन तीर्थंकर थे जिनका नाम था भगवान वासु पूज्य, उन्हीं से संबंधित है ये प्रसिद्ध मंदारगिरी मंदिर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर एकमात्र की बात हो रही है। ठीक है, तो सही जवाब यहाँ पर बनेगा ऑप्शन सी। यहाँ पर महाबोधि विहार और नालंदा बौद्ध मठ, नालंदा बौद्ध मठ को 2016 में और महाबोधि विहार को 2002 में यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। वर्तमान में भारत के कुल 42 स्थल हैं जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हो चुके हैं। ये बिल्कुल लेटेस्ट है, अपडेटेड है। इसमें जो 41वां स्थल था वो था शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल। जी हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसको बनाया था। और जो 42वां स्थल शामिल हुआ है वो है होयसल मंदिर और ये कर्नाटक में स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए कि जो 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में स्थल शामिल हुआ है उसका नाम बताइए, तो ये होयसल मंदिर होगा। वैसे आपको 40, 41, 42 तीनों आपको याद रखने पड़ेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। 40वां कौन सा था? तो धौलागिरी था, ये आप याद रखना। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर है? तो विश्व शांति स्तूप, दुनिया का सबसे ऊंचा जो विश्व शांति स्तूप है वो बिहार में स्थित है। बिहार में कहाँ पर स्थित है? तो वैशाली, नालंदा, राजगीर या फिर पटना। सही जवाब बनेगा इसका ऑप्शन सी, यानी कि राजगीर में ये स्थित है। बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं? तो कोई एक पर्यटन केंद्र है जहाँ पर आपको जो है गर्म पानी के अनेक स्रोत देखने को मिलेंगे। सर्वाधिक स्रोत आपको मिलेंगे राजगीर में। इसको पहले राजगीर के नाम से जाना जाता था, बाद में इसे राजगीर कर दिया गया। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो राजगीर में एक सतधरवा, सत माने सात, धरवा माने धारा, तो सात धारा नाम से 7 धाराओं से गर्म पानी निकलता है। ये काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर आते हैं सिर्फ इसी गर्म पानी को देखने के लिए। विष्णुपद मंदिर कहाँ पर स्थित है बताइए? विष्णुपद मंदिर ये भी स्थित है कहाँ पर? तो देखो फ्रेंड्स, इसे पटना, दानापुर, जमुई और गया जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो विष्णुपद मंदिर आपको कहाँ पर मिलेगा? तो फ्रेंड्स ये मिलेगा आपको कहाँ पर? तो फल्गु नदी के तट पर इसे आपको देखने को मिलेगा। और जिला कौन सा है? तो जिला इसका होगा ऑप्शन डी, यानी कि गया। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन होगा कि बिहार के किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था? तो जापानियों ने बनवाया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बनवाया था राजगीर में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। जापानियों द्वारा निर्मित विश्व शांति स्तूप बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में रत्नागिरी हिल पर स्थित है और इस स्तूप पर चारों दिशाओं में बुद्ध की मूर्तियाँ जो हैं वो लगाई गई हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? तो गया, बोधगया, देव या फिर रांची में। तो देखो यही है सूर्य मंदिर, ठीक है, और ये काफ़ी मशहूर भी है। तो आपको बताना चाहेंगे कि ये देव जिले में स्थित है, ठीक है, देव पर स्थित है। बिहार के औरंगाबाद जिले में देव नामक स्थान पर सूर्य मंदिर की स्थापना की गई है। ये आपका सूर्य मंदिर है, देख सकते हैं। वैसे इसका जो मुख्य संबंध है वो जैन धर्म से माना जाता है। फिर देखो ये पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? तो पटना हाई कोर्ट बना था 1916 में, ऑप्शन ए करेक्ट है। और पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी कब? 1917 में। तो दोनों ही पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप याद रखना। ये देखो अंतिम प्रश्न होगा कि बिहार में साक्षरता का स्तर कितना है? तो यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं वो अबाउट में हैं, लगभग में हैं। तो सही जवाब बनेगा 62%। ये सेंसस 2011 के मुताबिक है, तो अबाउट 62%, ठीक है। तो बिहार की साक्षरता का जो प्रतिशत है वो 2011 की जनगणना के मुताबिक 61.8% है। इसे हम 62 के लगभग लिख सकते हैं। पुरुष साक्षरता दर जो है वो सर्वाधिक है,
71.2% है, महिलाओं की है 51.5%। सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है वो रोहतास है। यहाँ पर जो साक्षरता दर है वो 73.4% है। देखो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपको डेली क्विज, एग्जाम की पूरी जानकारी, नोट्स और पीडीएफ वगैरह सब मिलता रहे, तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथ ही साथ हमारी जो वेबसाइट है, यहाँ पर आपको जो प्रश्न मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, इनकी क्विज बना के मैं अपलोड कर देता हूँ, तो आप तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं। मात्र कुछ समय में आप चेक कर सकते हैं कि आपको कितने प्रश्न याद हुए हैं। तो इसके लिए आप studyvidgyanprakash.com पर विजिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। और देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रतिदिन आपकी परीक्षा से संबंधित क्विज अपलोड की जाती है, तो प्रतिदिन इस पर विजिट किया करें और लगभग 10 बजे के आसपास आपको नई क्विज देखने को मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।